अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 5 का एक लेसन देखने जा रहे हैं जो कि हॉट रॉक्स के नाम से एक यूनिट है। हॉट रॉक्स उसका लेसन 3 है। अब कुछ किताबों में हॉट रॉक्स यूनिट 11 है, कुछ किताबों में हॉट रॉक्स यूनिट 10 है, कुछ किताबों में हॉट रॉक्स यूनिट 12 है। ये मुख्तलिफ एडिशन में मुख्तलिफ हैं, लेकिन हॉट रॉक्स जो है वो प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 5 में सब किताबों में है। इसका लेसन 3 जिसमें कि चैप्टर रीड करना होता है, कुछ स्टोरी रीड करनी होती है, हम वो देखेंगे। आप लोगों को पता है कि आपने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग निकालने हैं, आपने इसकी ऑडियो टीचर को सेंड करनी है मतलब के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है जो कि आपको करना होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये कहानी के साथ साथ तलाश करना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें कब हुई थी। ठीक है, यानी पहले अर्थक्वेक आया था, या पहले सुनामी आती है, पहले फ्लड आता है, या पहले वोल्केनिक इरप्शन होती है, पहले क्या होता है इनमें से काम, ये आपको खुद तलाश करना है। और ये क्या होते हैं अभी पता चल जाएगा आपको। तो मिल्टोस, who lived with his family on the island of Crete in year 1650 BCE, experienced a terrible disaster. तो मिल्टोस कोई साहब थे जो अपनी फैमिली के साथ आइलैंड, इसको इसके एस को साइलेंट पर रखते हैं ना, इसको पढ़ते नहीं, तो आइलैंड जजीरा, एक जजीरा था जिसका नाम था क्रीट, जो कि बिफोर करंट एरा 1650 में था। क्या मतलब हुआ, अभी हम इस वक्त रह रहे हैं 2024। एक टाइम था जिसको हम कहते हैं करंट एरा, करंट एरा यानी आज का दौर, नया दौर। उसका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करते करते करंट एरा जब शुरू हुआ था उसको 2024 साल गुजर चुके हैं। और करंट एरा से 1 साल पहले, करंट एरा से 2 साल पहले, करंट एरा से 3 साल पहले करते करते जाएं तो ये कितना पीछे रहता था। ये लोग रहते थे करंट एरा से 1651 ईयर 50 ईयर्स बैक। तो बिफोर द करंट एरा 1650 साल और पीछे चले जाएं। पहले हम इसको पढ़ते थे ए डी, 2024 ए डी, और ये हज़रत ईसा की पैदाइश से मुंसलिक था। करंट एरा जब शुरू होता है, साल 00 है, तो वह हज़रत ईसा की पैदाइश का साल माना जाता है ईसाइयों के यहाँ। इसलिए वो कहते हैं कि 2024 ए डी का मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 2024 साल हो गए हैं। फिर लेकिन बहुत सारे लोगों ने इतराज़ किया कि हम सब पूरी दुनिया मिलकर हज़रत ईसा की पैदाइश को ही क्यों इम्पोर्टेंट बना रही है, उसी को क्यों नाप रही है, क्योंकि बहुत से लोग ईसाई नहीं थे, बहुत से लोग जीव थे, या और कुछ लोग जो हैं वो एथियस्ट थे, या मॉन्क थे, या बुद्धिस्ट थे। मुसलमानों के लिए तो हज़रत ईसा भी इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके लिए नहीं है, जो नहीं उनको मान रहे होते। तो उन लोगों ने कहा कि भाई इसका नाम ए डी नहीं रखो, ये आजकल का दौर है, हम सब इसी दौर के ऊपर को फॉलो कर रहे हैं, चाहे चाइनीज़ हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे क्रिश्चियन हों, इसलिए इसका नाम ए डी नहीं रखो, इसको कहो अब आजकल का दौर। तो इसलिए ए डी के बजाय अब हम कहते हैं क्या, करंट एरा। ठीक है, करंट एरा आजकल का दौर, करंट एरा, ई आर ए एरा। और जैसे हम इसको कहते थे बी सी, बिफोर क्राइस्ट, 1650 साल हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले, तो हम कहते हैं बी सी ई, बिफोर करंट एरा। तो बहरहाल अब आज के दौर से देखें तो 2000 साल ये और 1600 साल ये, तो तकरीबन 3650, 60, 70, 75, 3670 साल पहले की बात हो रही है ये। अगर ये 1650 BC में है तो एक्चुअली आज के दिन से 3600 साल पहले की बात हो रही है, क्योंकि पहले ये यहाँ से पीछे जाएंगे हम, फिर जीरो तक पहुँचेंगे, फिर जीरो से पीछे जाएंगे, माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, पाला पड़ा, वास्ता पड़ा उसका एक टेरेबल डिजास्टर से, एक बहुत ही खौफनाक हादसे से। मेल्टॉस अपनी फैमिली के साथ एक आइलैंड में रहता था, उस आइलैंड का नाम था क्रीट, और उस क्रीट आइलैंड में उसको एक हादसे से पाला पड़ा। ठीक है,
तो ये ग्रीक माइथोलॉजी है, ग्रीक कहानी है। तो दुनिया में एक कौम है ग्रीक, और ग्रीस उनका मुल्क था या शहर कह लें बड़ा, तो उससे मुताल्लिक़ बात हो रही है। वन डे व्हेन मिल्टोस वाज एट स्कूल द अर्थ सडनली बिगेन टू शेक। एक दिन जब वो स्कूल में था तो ज़मीन हिलने लगी। अर्थक्वेक शाउटेड द टीचर, टीचर ने आवाज़ लगाई अर्थक्वेक आ गया। ऑल द स्टूडेंट्स रैन इनटू द प्लेग्राउंड, सब प्लेग्राउंड में भाग गए। फॉर अबाउट 40 seconds दे फेल्ट द ग्राउंड मूव। 40 सेकंड तक उनको महसूस हुआ ज़मीन हिल रही है। इट साउंडेड लाइक थंडर अंडर देयर फीट। उनको अपने पैरों के नीचे ऐसा लग रहा था कि गड़गड़ाहट हो रही है, जैसे जैसे बादल गरजते हैं। लकीली देयर वाज नो डैमेज, खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। आप लोग सारे मुश्किल अल्फाज तो निकाल चुके होंगे, और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उन अल्फाज के मायने आपको पता चलते जा रहे हैं, तो आप लिखते जा रहे होंगे। ओके, द स्कूल बिल्डिंग स्टेड अपराइट। स्कूल की बिल्डिंग सीधी खड़ी रही, गिरी नहीं, मतलब जल्जले में। फॉर द नेक्स्ट वीक मिल्टोस एंड हिज फैमिली स्लेप्ट आउटसाइड देयर हाउस एवरी नाइट। अगला पूरा हफ्ता ऐसा हुआ कि डर के मारे ना, मतलब अब जल्जला आया था, क्या पता छती ना गिर जाए सोते में, तो वो उसका पूरा खानदान घर से बाहर सोते थे, खौफ की वजह से कि दोबारा जल्जला ना आ जाए। अ वीक लेटर क्लाउड्स बिगैन टू हाइड द सन। एक हफ्ते बाद बादलों ने सूरज को छुपा लिया, मतलब बहुत बादल आ गए। फाइन डस्ट स्टार्टेड टू फॉल। नोबडी कुड अंडरस्टैंड दिस। बारीक बारीक सी डस्ट गिर रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। द फील्ड्स एंड ट्रीज टर्न्ड वाइट। जो खेत खलियान थे, दरख्त थे, वो सब सफ़ेद हो गए। ऐश, आप समझ रहे होंगे बर्फ है, नहीं बर्फ नहीं है, ऐश, राख कवर्ड द रूफ्स ऑफ द हाउस। घरों की छतों के ऊपर राख ही राख फैल गई। दिस लास्टेड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं 2 हफ्तों को, 15 दिन को कह लीजिए। तो ये तकरीबन 2 हफ्ते चला। द फैमिली वर नाउ स्लीपिंग इन द हाउस एट नाइट। अब वो अंदर सो रहे थे, बिकॉज द रूफ प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द ऐश, क्योंकि छत उनको ऐश से बचाती थी, उस राख से जो आसमान से टपक रही बरस रही थी। देन अर्ली वन मॉर्निंग, एक 2 हफ्ते तक राख बरसती रही, मतलब 2 हफ्ते आसमान से मुसलसल राख बरस रही है, और ऊपर बादल बादल से हैं काले काले से। आप में से कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। देन अर्ली वन मॉर्निंग द ग्राउंड स्टार्टेड मूविंग अगेन। फिर एक सुबह, सुबह ही सुबह जमीन फिर हिलने लगी। द होल फैमिली रैन आउट ऑफ द हाउस। पूरी फैमिली घर से बाहर निकल गई, भागी। द अर्थक्वेक वाज इवन स्ट्रॉन्गर देन द वन बिफोर। इस दफा जो अर्थक्वेक था पहले से ज्यादा ताकतवर अर्थक्वेक था, जल्जला था। अ फ्यू स्मॉल बिल्डिंग्स फेल डाउन। कुछ छोटी बिल्डिंग्स गिर भी गईं। हाउएवर द वर्स्ट डिजास्टर वाज अबाउट टू हैपन। जबकि अभी सबसे खतरनाक, सबसे बुरा हादसा, सबसे बुरा वाकया भी होने ही वाला था। वो क्या था? द स्कूल वॉज हाफ वे अप अ हिल। हाफ वे अप अ हिल का मतलब है कि ये एक पहाड़ी थी, ये रास्ते में एक जगह स्कूल की बिल्डिंग थी, ठीक है, ये पहाड़ी थी, तो कुछ ऊपर जाते हुए आधे रास्ते में स्कूल की बिल्डिंग आती थी। तो द स्कूल वॉज हाफ वे अप अ हिल, इट हैड अ व्यू ओवर द सी। और इसके पास ऐसा नज़ारा मिलता था कि वहाँ ऊपर से समंदर देख रहा होता था। अ व्यू ओवर द सी का मतलब है एक ऐसी ऊंची जगह मौजूद था कि उसको वहाँ से समंदर नज़र आ रहा होता था। While the students were having morning lessons, shouts came from the port beside the sea. बच्चे जबकि अपने सुबह के असबाक पढ़ रहे थे, तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं पोर्ट में से, जो सी के यानी समंदर के बराबर में थी। पोर्ट क्या होती है? पोर्ट वो जगह होती है जहाँ साहिल जजीरा है ना, तो वहाँ आके कश्तियाँ वश्तियाँ लगती हैं, ताकि वहाँ पे जो है वो, अच्छा ये तो पोर्ट नहीं दिखा रहे हम, समंदर के किनारे भाई जो जगह होती है, तो वहाँ पे एक ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आके कश्तियाँ लगती हैं, वहाँ से सामान उतारा जाता है। बंदरगाह, पोर्ट, जैसे कराची में किमाड़ी है। तो वहाँ से शोर की आवाज़ें आने लगीं। मिल्टन्स टीचर वॉक्ड टू द एज ऑफ द क्लासरूम एंड लुक डाउन। अब उनके क्लास में से पोर्ट नज़र आती थी, समझ नज़र आता था, बताया मैंने भी। तो उनके टीचर जो हैं वो एज ऑफ द क्लासरूम में गए, यानी क्लासरूम के किनारे तक गए, वहाँ खिड़की विड़की होगी, दरवाज़ा होगा। एंड लुक डाउन, और नीचे देखा। एवरीवन वाज शाउटिंग, सब चिल्ला रहे थे, रन रन, बट द शाउट साउंडेड हाई एंड फ्राइटेंड। लेकिन आवाज़ें जो हैं सुनने में ऊंची और खौफजदा लग रही थी। रन अप द हिल नाउ। अब क्या करो? पहाड़ी पे ऊपर चढ़ जाओ अभी, फौरन, एज फास्ट एज यू कैन, जितना तेज जा सकते हो।
shouted the teachers. टीचर्स ने भी चिल्लाकर कहा कि पहाड़ी से ऊपर चढ़ जाओ. The students were well trained. They always obeyed the orders. They ran up the hill. स्टूडेंट जो थे वो अच्छे खासे तरबियत याफ्ता थे इस मामले में, हमेशा अपने टीचर्स की बात मानते थे, तो फ़ौरन वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए. When they reached the top of the hill, जब वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, they turned and saw an amazing sight. वो मुड़े और उन्होंने एक बड़ी हैरान कुन मंजर देखा. The sea had run out of for about 400 meters and seabed was totally exposed to the sky. तकरीबन 400 मीटर तक समंदर पीछे हट गया और नीचे की जमीन नजर आने लगी समंदर की. समझ में आ रही है बात? पीछे हट गया समंदर. कहाँ गया The sea had run out for about 400 मीटर, 400 मीटर तक समंदर पीछे चला गया था. एंड सी वॉज टोटली एक्सपोज, सी बेड वॉज टोटली एक्सपोज टू द स्काई. सी बेड है जो कि समंदर का नीचे का हिस्सा है, समंदर का तला है, समंदर का फर्श है, जिस जगह समंदर है वो आसमान में खुला नजर आ रहा था. मतलब ओपन टू द स्काई मतलब एक्सपोज टू द स्काई मतलब ऊपर से साफ देखा जा सकता था. इन द डिस्टेंस दे कुड सी अ वॉल ऑफ वाटर अप्रोचिंग द आइलैंड. और दूर से नजर आ रही थी एक दीवार पानी की जो जजीरे की तरफ आ रही थी. देन अ ह्यूज वेव क्रैश्ड ऑनटू द शोर. उसके बाद एक वही बहुत बड़ी जो दीवार थी वो असल में एक बड़ी सी लहर थी जो कि साहिल से आके टकराई. Even at the top of the hill they were drenched in the spray. वो पहाड़ी से बिल्कुल ऊपर खड़े हुए थे, फिर भी उन तक पानी की बौछार आई और वो भीग गए सारे. The sea water came up through the trees and around the buildings. पानी जो समंदर का था वो ऊपर आना शुरू हो गया, दरख्तों के बीच में से होता हुआ, बिल्डिंग्स के दरमियान में से होता हुआ. Then the water gradually began to flow downhill. और फिर पानी वापस पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू हो गया. Again एक दफा फिर. For a few minutes nobody spoke. थोड़ी देर तक तो कोई ना बोला. Then one of the teachers said, if the water came so high up the hill, what did it do to the port beside the sea? कि पानी जब पहाड़ी के ऊपर इतने ऊपर तक आ गया तो वो जो बंदरगाह है हमारी जहाँ जहाज वाज लगते हैं जो समंदर के किनारे है, उसके साथ इसने क्या किया होगा पानी ने. For the rest of the year and all the next year there were no classes. अगले पूरा साल, इस साल भी बकिया दिन और अगला भी पूरा साल कोई क्लासेस नहीं हुई स्कूल में. Everyone worked to repair the disastrous damage that the tsunami had caused. सबने मिलके मदद करना शुरू की कि वो जो नुकसानात हुए हैं सुनामी की वजह से उनको पूरा किया जाए. ये सुनामी थी भाई. अब थोड़ा सा केस सुन लें कि सुनामी में क्या होता है. कि सुनामी के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी लहर आती है. वो क्यों आती है कि ज़मीन नीचे से पहले ज़लज़ले की वजह से हिलती है. ज़मीन जब पानी के नीचे से हिलती है तो उसकी वजह से पानी में एक बड़ी बड़ी लहर बनती है. और जब पानी की लहर ऊपर उठ रही होती है तो नीचे से पानी जो है वो गायब होता है. ज़ाहिर पानी वही पानी लहर में चढ़ेगा ना ऊपर, और फिर वो लहर घूम के जा आती है और ये आके पटकती है. बाज़ औक़ात कई कई 100 फुट ऊंची सुनामी भी बन जाती है. तो जब वो टकराती है तो तबाह ही बर्बादी कर देती है, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है हर चीज़ को. तो फिशिंग बोट्स वर हाफ वे अप द हिल. बहुत सी कश्तियां जो है वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई थी. पीसेज ऑफ फर्नीचर वर इन द टॉप्स ऑफ ट्रीज. बहुत से फर्नीचर के टुकड़े चीज़ें जो थी वो दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए थे. The adults had the worst job. They buried the dead animals, people, children, babies. सबसे मुश्किल काम जो है, सबसे बुरी काम जो है वो बड़ों के पास था. अब वो ये था कि वो हर मुर्दा चीज़ को दफना रहे थे, क्योंकि मुर्दों को नहीं दफनाएंगे तो उनमें सड़ान आएगी, उनमें बैक्टीरिया फैलेंगे, उससे बीमारियाँ होंगी. तो वो मुर्दा जानवरों को, मुर्दा लोगों को, मुर्दा बच्चों को सबको दफना रहे थे. More than half of the people in the port had been killed by tsunami. आधे से ज़्यादा लोग इस जजीरे पे जो थे वो सुनामी के हाथों मारे गए. मिल्टॉस grieved for the friends he had lost. मिल्टॉस बड़ा अफसोस करता रहा, बड़ा दुख पहुंचा उसको, बड़ा दुख उसने बहुत दिनों तक मनाया उन दोस्तों के लिए जो उससे खो गए थे, जुदा हो गए थे. बट ही वॉज ऑल्सो पजल्ड. वो बड़ा हैरान भी था. लेकिन ही न्यू दैट अर्थक्वेक कुड कॉज सुनामीज. उसको पता था कि अर्थक्वेक से सुनामी आती है. बट वाई डिड ऐश कवर द आइलैंड बिफोर द सेकेंड क्वेक. लेकिन सेकेंड क्वेक से पहले ऐश क्यों आ गई हमारे ऊपर. A month later he had his answer. एक महीने बाद उनको जवाब मिल गया.
A ship arrived at the port and brought food and tents. एक जहाज आया पोर्ट के ऊपर और वो उसके साथ कुछ खाना और टेंट्स वगैरह आए थे. The captain told a strange story. कैप्टन ने उन्हें एक अजीब हैरानकुन कहानी सुनाई. He was sailing near the island of Thera. वो थेरा के जजीरे के पास से गुजर रहा था वो कैप्टन, नॉर्थ ऑफ क्रीट, जो कि क्रीट के नॉर्थ में वाक़ था. एंड देयर वाज अ टॉल वोल्केनो, और वहाँ पे एक बहुत ऊंचा सा वोल्केनो यानी आतिफिशा पहाड़ था. इट्स गॉन सेड द कैप्टन, वो ख़त्म हो चुका है, वो गया वो तो. द आइलैंड एंड द वोल्केनो हैव डिसअपीयर्ड अंडर द सी एंड देयर इज ओनली अ स्मॉल बिट ऑफ द ओल्ड आइलैंड लेफ्ट. वो पूरा आइलैंड, वो पूरा वोल्केनो सब गायब हो चुका है, समुद्र के नीचे गर्क हो गया है, और वहाँ सिर्फ थोड़ा सा एक आइलैंड का निशान रह गया है. तो क्या होता है, बाद औक़ात एक जगह आतिफिशा फटता है और उसके फटने से दूसरी जगह ज़लज़ला आता है. आतिफिशा फटता है, नीचे चला जाता है, पानी जो है, पानी के अंदर बाद औक़ात पूरे पूरे जजीरे गर्क हो जाते हैं आतिफिशा के फटने के बाद. और जब आतिफिशा फटता है तो उसकी वजह से राख हवा में बादलों के साथ आती है और बरसती रहती है. तो ये थी कहानी जनाब. तो वाई डू यू थिंक द फैमिली स्लेप्ट आउटसाइड फॉर अ वीक? द फैमिली स्लेप्ट आउटसाइड फॉर अ वीक बिकॉज, और फिर आप आगे बताइए, क्योंकि वो खौफजदा हो गए थे, डर रहे थे कि कहीं ज़रा दोबारा ना आ जाए. अपनी तरफ से लिखिएगा. वाई डिड द फैमिली स्टार्ट स्लीपिंग इन द हाउस अगेन? सवाल में डिड है, तो द फैमिली स्टार्टेड स्लीपिंग इन द हाउस अगेन because the ash was falling from the sky and they wanted to protect themselves from the ash. Why did the students run fast? The students ran fast without asking questions because they were trained and obedient. Next question is, why were so many people killed in the port? There were so many people killed in the port because, और फिर आप आगे जवाब लिखेंगे. अब जवाब थोड़ा सा लंबा होगा इसका मेरे ख्याल से, कि आप ये बताएंगे एज दिस इज एन आइलैंड. और आइलैंड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन एन आइलैंड वर्क इन द पोर्ट to either get things out of the boats or put things on the boat, because most of the people on an island are traders. They trade goods come in and goods go out. So the port is one of the most important business activity in any island, किसी भी जजीरे में. तो चूंकि सबसे ज़्यादा लोग थे ही पोर्ट में, और फिर चूंकि पोर्ट समंदर पे होती है, तो समंदर के सबसे करीब पोर्ट थी, इसलिए भी ये वजह भी कोई बता सकता है, क्योंकि पोर्ट समंदर में, और समंदर के सबसे करीब चूंकि पोर्ट है, और समंदर में ही तूफान आया था, तो ज़ाहिर सुनामी आई थी. Why couldn't the ship's captain see the volcano? The ship's captain couldn't see the volcano. ऐसे लिखेंगे, the ship's captain couldn't see the volcano because the island had been destroyed by the eruption. जो eruption हुई थी उसकी वजह से पूरा आइलैंड तबाह हो गया था. फिर which disasters do these phrases refer to? अब इनमें से किसकी वजह से, किस में कौन से डिजास्टर की बात हो रही है? The ground moved, the earth suddenly began to shake, sounded like thunder under their feet, fine dust started to fall. तो अब इसमें से बारी बारी आप बता दीजिए, एक से ज़्यादा जुमले पे एक ही जवाब आएगा. अब ये ए से डी का मतलब क्या है? ए का मतलब अर्थक्वेक, वो ये लिखा हुआ. ए का मतलब अर्थक्वेक, बी का मतलब सुनामी, सी का मतलब फ्लड, डी का मतलब वॉल्केनिक इरप्शन. तो इसमें से कौन सा, अच्छा यहाँ भी लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है. तो इसमें ज़ाहिर है 1 का ए है, 2 का भी ए है, अर्थक्वेक है, 3 का भी ए है, अर्थक्वेक है. 4 का जो है वो फाइन डस्ट कब फॉल होगी, जब वॉल्केनिक इरप्शन होगी, तो 4 का डी है. 5 का ऐश कवर कर रही है, डी है, वॉल्केनिक इरप्शन. ग्राउंड स्टार्टेड मूविंग अगेन, फिर ए हो गया. वॉल ऑफ वाटर सुनामी है, सुनामी का नंबर क्या है, बी है. ह्यूज वेव सुनामी है, बी है. वाटर केम अप थ्रू द ट्रीज, ये भी, ये क्या है, फ्लड है, सॉरी, ये फ्लड है. तो मैच द पिक्चर्स विद द 4 स्टेजेस ऑफ द डिजास्टर. हॉट ट्रक्स फ्लू इनटू द, अच्छा भी आप मैच कर लें तो आसान काम है. ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, सवालों के जवाब भी समझा दिए. होपफुली आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.